हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस कर्व्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर बेसिकली हम लोगों ने अब तक जितना सीखा है कि डीसी जनरेटर का जो एक्चुअल हमारे लिए यूज़ होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना इन दी फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट की फॉर्म में। नाउ अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस कर्व क्या होते हैं, जो कि डीसी जनरेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की, तो आपको पता होना चाहिए कर्व का क्या रोल है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि परफॉर्मेंस कर्व जो होते हैं वो ये बताते हैं कि डीसी जनरेटर जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा अलग अलग पैरामीटर के वेरिएशन पे। फॉर एग्जांपल कर्व जो होता है, एग्जांपल अगर जनरेटर की बात करें डीसी जनरेटर की, तो बहुत सारे टाइप मैंने बताए थे, फैमिली बताई थी डीसी जनरेटर की, जैसे फॉर एग्जांपल शंट, सीरीज एंड अदर। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा था कि कौन सा जनरेटर हम कहाँ यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल डीसी सीरीज जनरेटर कहाँ यूज करूंगा, डीसी शंट जनरेटर कहाँ यूज करूंगा, कंपाउंड जनरेटर्स हम लोग कहाँ यूज करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो थी वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी। तो यानी कि अगर बात की जाए कि ओवरऑल एप्लीकेशन कहाँ होगा, किस जनरेटर को मैं सेलेक्ट करूंगा, किस सिचुएशन के हिसाब से सेलेक्ट करूंगा, प्लस कौन से जनरेटर को प्रेफर करूंगा दूसरे के। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मार्केट में सीरीज और शंट और कंपाउंड तीनों मिल रहे हैं तो मैं अपने घर के लिए कौन सा जनरेटर लेना चाहूंगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं सिलेक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, वो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कर्व होता है। तो परफॉर्मेंस कर्व जो होते हैं इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखते हैं इस लेक्चर में क्या क्या सीखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस कर्व की सीरीज है इसको मैं कई सारे पार्ट्स में बनाऊंगा। अगेन जैसे कि मैं पुराने कोई भी टॉपिक आप लोग को पढ़ाता हूँ तो उसके अलग अलग टॉपिक्स, उसके जो सब टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर एक अलग अलग लेक्चर बनाता हूँ। उसी तरीके से परफॉर्मेंस कर्व में भी मैं पहले इस लेक्चर में बेसिक के बारे में डिस्कस करूंगा, देन आने वाले लेक्चर्स में यानी कि अपकमिंग परफॉर्मेंस जो होगी, अपकमिंग जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम लोग अलग अलग कर्व्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, कौन कौन से पॉसिबल कर्व्स हो सकते हैं डीसी जनरेटर के, वो हम लोग सीखेंगे। सेकंड पॉइंट, क्या क्या एजम्पशंस लेने पड़ेंगे जब मैं परफॉर्मेंस ऑफ डीसी जनरेटर को ट्रैक करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर आपके पास 4-5 वेरिएबल हैं तो आप कभी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा, आप कभी भी एक सिंपल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करना होता है, सबसे सही तरीका होता है कि आप क्या करो, कोई 2 वेरिएबल लो जिनको एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट हम लोग देखेंगे, बाकी जो वेरिएबल है उन्हें हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनको हम लोग कहते हैं एजम्पशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्रेविटी को एनालिसिस करता हूं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबको हम लोग न्यूट्रल ले लेते हैं ताकि केवल ग्रेविटी का क्या असर हो रहा है सेप के गिरने पे उसको निकाल सकें, या मैग्नेट के गिरने पे। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के एनालिसिस करते हैं तो वहां पे ग्रेविटी को पिक्चर में नहीं लाते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ बेसिकली इसका जो मेन फंडा है, ऐसा क्यों करा जाता है, तो इसका मेन लॉजिक है कि सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप एक सिस्टम को इजीली उसकी एनालिसिस कर सको। थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ डू आई सेलेक्ट अ डीसी जनरेटर फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे मैं सेलेक्ट करूंगा डीसी जनरेटर को। फॉर एग्जांपल आगे चल के अगर आप इंजीनियर बन जाते हो, आप किसी भी पावर इंडस्ट्री में हो, तो वहां पे उस पावर इंडस्ट्री में अगर रिक्वायरमेंट आती है कि हमें एक सर्टेन एप्लीकेशन के लिए हमें एक पर्टिकुलर डीसी जनरेटर चाहिए, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डीसी जनरेटर सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो सिलेक्शन होता है ना कि डीसी जनरेटर कौन सा सेलेक्ट करोगे, वो डिपेंड करता है उसके परफॉर्मेंस कर्व पे कि एक पर्टिकुलर डीसी जनरेटर कैसा परफॉर्म करता है सर्टेन कंडीशंस में। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे हमारे पास परफॉर्मेंस पैरामीटर हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, तो उसके लिए 3 पार्ट याद रखो डीसी जनरेटर की अगर बात की जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डीसी जनरेटर ले रहा हूं तो उसका कुछ सर्किट इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, शंट की बात कर लेता हूं, शंट। ठीक है, शंट की बात कर लेते हैं तो ये हो गई तुम्हारी आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, देन दिस वन इज द रोटर, और यहाँ पे हमारा ईजी जनरेट हो रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाती है शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये हो गई आर्मेचर वाइंडिंग। क्लियर है, फील्ड वाइंडिंग में भी कौन सी, तो ये हो जाती है तुम्हारी आर एफ, इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक, और ये शंट वाइंडिंग है, शंट जैसा कि नाम बताया है, शंट डीसी जनरेटर यूज कर रहा हूँ। ठीक, क्लियर है। तो देखो अब इस ये पूरा सिनारियो जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे सामने लाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने टर्मिनल वोल्टेज इसके अंदर मान लेते जनरेट हुआ ईजी, और यहाँ पे करंट फ्लो करा आई ए। ठीक है, तो यानी कि आर्मेचर के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, आर्मेचर कंडक्टर के अंदर जनरेट होने वाला वोल्टेज है ईजी और उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो है आई ए। ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा फील्ड करंट एंड एक होगा टर्मिनल करंट आई टी। ये जो टर्मिनल करंट यानी कि ये करंट जो फ्लो होगा ये हमारा आउटपुट है। यहाँ पे लोड हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लोड, LOAD,
इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जिसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, और इस लोड के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलता है या इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज मिलेगा उसे मैं कहता हूँ VT। ठीक, तो यानी कि इस पूरे सिस्टम को जो भी हमने देख रहे हैं इसमें अगर बात की जाए तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है इसे मैं कहूँगा इंटरनल पार्ट, इंटरनल, ठीक मशीन के अंदर का पार्ट है। ये वाला पूरे पार्ट को अगर हम ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट को, तो ये कहलाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, ठीक। और ये वाला अगर पर्टिकुलर पार्ट देखो, ये वाला पूरा पार्ट ये, ठीक, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट। क्लियर हो रहा है? यानी कि ये पूरा जो पार्ट है वो तुम्हारा मैग्नेटिक पार्ट कहलाएगा। इसके अंदर आर्मेचर का फ्लक्स है, फील्ड का फ्लक्स है, आर्मेचर से आर्मेचर में बनने वाला करंट है IA, और आर्मेचर के अंदर जनरेट होने वाला वोल्टेज है EG, ठीक है, और फील्ड करंट। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर मैं पूरी DC मशीन, पूरे DC जनरेटर को एक शंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए शंट ले रहा हूँ, ऐसा तुम जब बनाओगे, सीरीज बनाओगे, वहाँ पे भी इसी तरीके के 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक एक पार्ट हो गया मैग्नेटिक पार्ट, एक हो गया इंटरनल पार्ट, और एक हो गया एक्सटर्नल पार्ट। अच्छा, अगर इंटरनल पार्ट को और डिटेल में बात की जाए, इंटरनल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे या पैरामीटर्स, तो एक हो जाएगा EG, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा IA। यानी कि इंटरनली अगर तुम एक DC जनरेटर को लेके आते हो और बात करते हैं उसके बारे में, तो उसके जो अंदर यानी कि जो आर्मेचर होगा उसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, तो एक तो जनरेटेड वोल्टेज होगा, एक तो वोल्टेज जनरेट हो रहा होगा रोटेशनल EMF से, वो गया EG, और एक हो गया तुम्हारा ये IA यानी कि आर्मेचर करंट। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल के बारे में बात कर लें तो एक्सटर्नल 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हो, एक तुम्हारा आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है VT, और आउटपुट में करंट मिल रहा है IT, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल पैरामीटर्स की बात करी जाए तो VT और IT जो होंगे वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैग्नेटिक पार्ट की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक पार्ट के लिए फील्ड करंट IF हो गया, ठीक है, और एक जो तुम्हारा क्या हो रहा है वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है EG, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक पार्ट है उसके लिए एक आ गया फील्ड करंट, ठीक, और एक जो EMF इंड्यूस हो रहा है फ्लक्स कटिंग एक्शन से वो हो रहा है EG, ठीक है। तो मैग्नेटिक पार्ट में ये हो गया। तो इसी से क्या होता है, ये जो IOB समझ में आई होगी, यहाँ से क्या होता है पूरे जो हमने DC यानी कि अगर जनरेटर के एनालिसिस की बात करी जाए, जनरेटर की परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो हमने क्या करा, जनरेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक था एक्सटर्नल पार्ट, एक था इंटरनल पार्ट, और एक था मैग्नेटिक पार्ट। और यहीं से जन्म हुआ 3 टाइप्स के कर्व का। यानी कि अगर बात की जाए कर्व की, तो देखो यहां से क्या हुआ, 3 तरीके कर्व बनाए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा था, एक पार्ट था मेरा एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा था मेरा इंटरनल पार्ट, ठीक है, और इंटरनल, एंड थर्ड था मेरा मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिक पार्ट, ठीक है। तो यहां से जो एक्सटर्नल पार्ट था, यहां से जन्म होता है एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कर्व का, या एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक का, ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरी बात करी जाए इंटरनल की, तो इंटरनल से जन्म होता है इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स का, इंटरनल करेक्टरिस्टिक, ठीक। और मैग्नेटिक से बात की जाए तो यहां से जन्म होता है मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक्स का, मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक का, ठीक है। आई होप समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा, पूरे DC जनरेटर को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, और तीनों को सेपरेटली एनालिसिस करने के लिए हमने 3 अलग अलग कर्व का या अलग अलग करेक्टरिस्टिक प्लॉट करी। तो जो एक्सटर्नल कर्व है यानी कि एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक कर्व होगा, उसके अंदर अगेन वो किस किस के बीच में होगा, जैसा मैंने नाम बताया था VT और IT के बीच में, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज एंड टर्मिनल करंट के बीच में। इंटरनल की बात करी जाए, ये किसके बीच में होगा, तो ये होगा EG यानी कि जनरेटेड वोल्टेज, और आपके IA यानी कि आर्मेचर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक सर्किट की बात की जाए तो यहां पे ये किसके बीच में बनेगा, तो ये बनेगा EG जो जनरेट हो रहा है, नॉट लगा देता हूं, अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे EG नॉट का क्या पर्पस है, और VT और आपका IF के बीच में। क्लियर हो रहा है, यानी फील्ड करंट और EG, इन तीनों के अलावा कोई और ऐसा पैरामीटर नहीं बचता है जिसको हमें एनालिसिस करना पड़े। तो अगर तुम मार्केट से कोई भी जनरेटर तुम्हें सेलेक्ट करना है कि कौन सा मार्केट से जनरेटर उठाऊं, तो बेसिकली तुम क्या करोगे, तुम उसके इंटरनल एक्सटर्नल और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखोगे, फिर देखेंगे हम लोग कि हमारी लोड की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा लोड कैसे है, ठीक, उसके बेसिस पे हम मार्केट से जनरेटर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। तो इस पूरे लेक्चर में मैं सारे वो बेसिक्स बता दूंगा जिससे हम लोग इन कर्व को ड्रॉ करेंगे, क्या क्या एजम्पशंस हैं और क्या क्या सिग्निफिकेंस है अलग अलग टर्म्स का, इन सबको हम लोग बात कर लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक कर्व यानी कि एक्सटर्नल देन इंटरनल देन मैग्नेटिक, इन तीनों कर्व को सेपरेटली डील करूंगा, सेपरेटली टैकल करूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए, आगे चलते हैं कि यहाँ पे जो मैंने अभी 3 चीजें बताई, ठीक है, एक है मैंने देखो इस कर्व में बताया VT, ये तुम लोग सब लोग जानते हो, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज होगा। एक होगा EG जो जनरेटेड वोल्टेज है, ये भी तुम लोग जानते हो। नाउ नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म आ जाती है EG नॉट, ठीक है, EG नॉट,
क्लियर हो रहा है? तो ईजी नॉट क्या होता है इसको समझ लो। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ एक जनरेटर की, ठीक है, ये जनरेटर है, क्लियर हो रहा है, और इस जनरेटर में अगर मैंने यहाँ पे सर्किट लिया और ये मुझे मिला VT, तो ये हो गया वोल्टेज, ठीक, ये जो VT हो गया और यहाँ पे जो टर्मिनल का वोल्टेज मिल रहा है वो हो गया EG यानी कि जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन एक टर्म और आती है जो कि है EG नॉट। EG नॉट को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक जनरेटर लिया है जो भी बिना लोड पे चल रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने नो लोड जनरेटर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नो लोड है तो यानी कि नो लोड है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई जो आर्मेचर करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि क्या है, ओपन सर्किट है, क्लियर हो रहा है। यानी कि अगर तुमने कोई जनरेटर लिया है जिसके अंदर आई इक्वल टू जीरो है, यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इन दैट केस जो तुम्हारा सिस्टम होगा वो उस केस में जो जनरेटेड वोल्टेज होगा उसको हम कहेंगे EG नॉट, यानी कि नो लोड जनरेटेड वोल्टेज, ठीक। अब ये जो EG नॉट होता है ये EG से कैसे डिफर करता है तो इसको समझो। अगर मैं बात करता हूँ लोड की, EG क्या है, जनरेटेड वोल्टेज एट लोड, ठीक, इसको जरा मैं सिग्निफाई कर देता हूँ। VT क्या है, ये है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। EG क्या है, ये है जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटेड वोल्टेज एट लोड, जब तुमने लोड लगाया हुआ है तब। और EG नॉट क्या है, ये है तुम्हारा जनरेटेड वोल्टेज विदाउट लोड, बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट लोड, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब VT के बारे में कोई चीज आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। EG और EG नॉट को जरा कंपेयर कर लेते हैं, तो EG वर्सेस EG नॉट, ठीक है, इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये बुक्स में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। देखो क्या हुआ कि अगर तुमने बिना लोड के जनरेटर करा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर तुमने एट नो लोड, अगर तुमने कोई लोड कनेक्ट नहीं करा, तो लोड नहीं कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जनरेटर है और उसमें तुमने कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया, ये क्या है, ओपन सर्किट है। अगर ओपन सर्किट है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आई नॉट जो IT जो फ्लो करता था वो कितना हो गया, जीरो हो गया। जब IT जीरो हो जाएगा इन दैट केस, आइए अगर तुम्हारा सीरीज या कोई भी है, ठीक, तो सीरीज अगर फॉर एग्जांपल सीरीज जनरेटर ले रहे हो, या फिर अगर कह सकते हैं अगर तुमने शंट लिया है तो उसमें टर्मिनल करंट जीरो है, केवल फील्ड करंट ही बनेगा, तो IA जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगा। अगर IA जीरो है तो इससे क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, जो मैंने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया है, वो क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली ड्यू टू आर्मेचर करंट के कारण, ठीक। तो आर्मेचर रिएक्शन कब होता है, जब आर्मेचर करंट के कारण एक फाई यानी कि आर्मेचर फ्लक्स बनता है, ये फ्लक्स फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। जब IA जीरो होगा तो फाई भी जीरो होगा, फाई जीरो होगा तो कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इन केस ऑफ नो लोड, यानी कि अगर लोड नहीं लगाया है या आर्मेचर करंट जीरो है, इन दैट केस हमारे पास जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो भी जीरो होगा। तो क्या होगा, जो EG है यानी कि जो जनरेटेड वोल्टेज है वो क्या होगा, EG नॉट हो जाएगा, और वो काफी ज्यादा होगा एज कम्पेयर, काफी ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जनरेटेड वोल्टेज एट लोड। क्यों इसका अंतर है, तो देखो भैया, अगर आर्मेचर रिएक्शन है तो ऑब्वियस सी चीज है, इसके अंदर एक साइड इफेक्ट होता है, वो क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है, ये बहुत डिटेल में बता चुका हूं। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो जनरेट करता है वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, जब डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगा तो अगर तुम मान लेते हैं कोई जनरेटर लेके चले थे 5 फ्लक्स का, ठीक, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन कारण वो फ्लक्स कितना हो गया, 5 डैश हो गया, 5 डैश जो था वो कम है 5 से, तो जब फ्लक्स कम हो जाएगा मशीन में तो ऑब्वियस सी बात है जो जनरेटेड वोल्टेज होगा वो भी कम बनेगा, क्योंकि EG डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, EG डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 5 के NP5Z/60A, ठीक। तो मैंने क्या क्या सीखा, यानी कि अगर आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, और ये क्यों होता है, ड्यू टू डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, और डीमैग्नेटाइजेशन से वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण जो फाई होता है वो रिड्यूस हो जाता है, नेट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन कारण। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितना वोल्टेज बनना चाहिए वो नहीं बनता है, तो यानी कि हमें वोल्टेज कितना मिलता है, आर्मेचर रिएक्शन अगर हो रहा है तो EG मिलता है, ठीक। अब अगर IA ही जीरो है, यानी कि आर्मेचर करंट ही जीरो है, तो आर्मेचर रिएक्शन जीरो होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन वो भी क्या होगा, वो भी जीरो होगा, ठीक। तो जब ये जीरो होगा तो यानी कि तीनों चीजें जब मैच करोगे तो क्या होगा, ऐसे में जो वोल्टेज जनरेट होगा EG वो ज्यादा होगा, यानी कि EG जीरो, EG नॉट कह सकते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है, जो EG नॉट होगा वो ज्यादा होगा EG से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये तीनों चीजें आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, VT क्लियर हो गया होगा, EG और EG नॉट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्यों, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यानी कि एक जब भी आर्मेचर रिएक्शन कभी भी पिक्चर में होगा तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जितना वोल्टेज जनरेट होने वाला था उससे कम वोल्टेज जनरेट करेगा। तो इसीलिए EG क्या है, जनरेटेड वोल्टेज एट लोड, जब तुमने लोड लगाया यानी कि जब आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है
ठीक। और ईजी नॉट क्या है, ये वो जनरेटेड वोल्टेज है जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज़। इसको अभी मैं आगे एक बार और डिस्कस करूंगा, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ तो सबसे ज़्यादा होगा ईजी नॉट, ठीक, उसके बाद होगा ईजी एंड देन होगा वीटी, ठीक। तो ईजी नॉट, ठीक, यहाँ पे पहुंचोगे जब यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वी ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ठीक। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ बढ़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वी ड्रॉप ड्यू टू आर ए रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जब ईजी से वीटी की तरफ जाओगे तो आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर ए के कारण। ईजी नॉट से ईजी की तरफ जाओगे तो वी ड्रॉप होगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये जल्दी तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इस पर डिटेल पढ़ना है तो पीएस भीमरा में एक आर्टिकल दिया हुआ है, उसको पढ़ सकते हो। बाकी जल्दी किसी बुक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं समझाया हुआ है। क्लियर। तो ईजी नॉट क्या है, ये वो वोल्टेज है, जनरेटेड वोल्टेज जो विदाउट आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है, या कह सकते हैं एट नो लोड, ठीक है। ये क्या है, नो लोड पे, जब कोई लोड नहीं है, ठीक। ईजी क्या है, ये वो वोल्टेज है जो जनरेट होगा जब लोड लगा होगा। लोड का मतलब आर्मेचर करंट फ्लो कर रही होगी, और आर्मेचर करंट का मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। वीटी क्या है, ये वो है वोल्टेज, वीटी यानी टर्मिनल वोल्टेज है। ये जितना बना माइनस कर लो, जितना तुम्हारा रेजिस्टेंस, रास्ते में जो रेजिस्टेंस था आर्मेचर का उसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया, बचा हुआ तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं एजम्पशंस की, ये भी समझ लो एजम्पशंस कौन कौन से लेने हैं, एजम्पशंस, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखो एजम्पशंस लेने की जरूरत क्या पड़ी, ये मैंने बता चुका हूं कि क्यों हम लोगों ने एजम्पशंस लिए। सिंपल सा रीजन है कि एजम्पशंस लेने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 2 3 4 वेरिएबल है, मुझे केवल इन दोनों को एनालिसिस करनी है, तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको ले लूंगा कांस्टेंट। तो वही जो कांस्टेंट लेते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं एजम्पशंस, ठीक। तो पहला एजम्पशन जो इस पूरे सर्किट में मुझे लेना पड़ेगा वो है स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरेटर की स्पीड को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का कोई रोल नहीं है। हमने देखा इंटरनल, एक्सटर्नल और मैग्नेटिक कर्व में तीनों केस में कहीं पे भी स्पीड को हमने काउंट नहीं किया, तो इसीलिए क्या होगा, स्पीड को हम लोग क्या करेंगे, एक कांस्टेंट स्पीड लेने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, सही है, समझ में आ गया यहाँ पे। सेकंड चीज जो तुम्हें लेनी है कि जो लोड ले रहे हो, लोड, ठीक है, लोड, वो क्या लेना है, वेरिएबल लोड लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल लोड लेना है। यानी कि तुम क्या करोगे, जो तुमने ये जनरेटर है और जनरेटर पे तुमने क्या करा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये लोड हो गया। ये रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस लेंगे। रेजिस्टेंस को कंबल करके हम लोग क्या करेंगे, आईटी को वेरिएबल बना देंगे। आईटी वेरिएबल, मेन चीज क्या है, आईटी वेरिएबल कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया है, जो लोड लिया हुआ है वो क्या लिया है, वेरिएबल लिया हुआ है। ये दो हम लोग जो है वो हम लोग मान के चलेंगे, दो तरीके के हमारे पास एजम्पशंस हैं, जो हम जब इस पूरी परफॉर्मेंस को जब मैं एनालिसिस करूंगा, जो डीसी जनरेटर के परफॉर्मेंस कर्व्स हैं उन सब में ये दो एजम्पशंस मैं लेके चलूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है कि वोल्टेज ड्रॉप, वी ड्रॉप कहाँ कहाँ होंगे, ये मैं बता चुका हूँ। अगेन एक बार रिवाइज, जो अभी ये लास्ट में बताया था वही चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो इसको समझ लेना ध्यान से। एक वोल्टेज ड्रॉप होगा आई ए आर ए का, ठीक है। ध्यान से समझना कि अगर भाई जनरेटर है और ये सर्किट बना रहे हो, तो यहाँ पे जो आर ए हो गया एंड दिस वन इज द जनरेटर, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हो जाएगा तुम्हारे आई ए आर ए का ड्रॉप होगा। क्लियर है, यहाँ से आई करंट जा रही है, तो जो आई ए आर ए का जो वोल्टेज ड्रॉप है, एक तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा जो हम काउंट करेंगे। सेकंड होगा आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होगा, और डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के कारण क्या होगा, फाई जो नेट होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से जो जनरेटेड वोल्टेज है ईजी वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से हम लोग का क्या होता है, हम लोगों को जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कम मिलेगा, जनरेटेड वोल्टेज ही कम होगा। क्लियर हो रहा है। तो ये दो तरीके के वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मैं जितने भी कर्व समझूंगा, जो भी कर्व हम लोग सीखेंगे, वो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इन दो तरीके के वोल्टेज ड्रॉप के साथ। क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये चीज आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, जो भी मैंने इस लेक्चर में करा, यहाँ पे लेक्चर में कंक्लूड करूंगा। ये इतने ही बेसिक्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक। तो जल्दी से एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या क्या बताया। पहले मैंने जनरेटर को 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक था एक्सटर्नल कर्व, एक था इंटरनल पार्ट, एक एक्सटर्नल पार्ट था, एक मैग्नेटिक पार्ट था। यहीं से 3 कर्व का जन्म हुआ, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, ये चीज सीखी, प्लस हमने 3 चीजें मैंने तुम्हें बताई, एक होता है ईजी, एक होता है ईजी नॉट और एक होता है वीटी। अगर बात करी जाए, ये भी मैंने डिटेल में बताया। तो जो वीटी होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज, जो कि तुम्हें
लोड लगा हो या ना लगा हो, वीटी कांस्टेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ आ जाती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ईजी और ईजी नॉट के बीच का डिफरेंस, वो भी मैंने क्लियर करा। ईजी जो होता है जनरेटेड वोल्टेज होता है एट लोड, और ईजी नॉट जो होता है वो जनरेटेड वोल्टेज एट नो लोड। तो डिफरेंस क्यों आ जाता है, तो देखो क्या होता है, जब तुम नो लोड लेते हो यानी कि कोई लोड ही नहीं कनेक्ट है, तो ऐसे केस में जनरेटर क्या होगा, ओपन सर्किट हो गया। और जनरेटर अगर ओपन सर्किट है तो उसके अंदर फ्लो होने वाला आर्मेचर करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब आर्मेचर में कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी तो आर्मेचर कोई फ्लक्स नहीं बनाएगा, और आर्मेचर जब फ्लक्स नहीं बनाएगा तो क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा। तो इन दैट केस आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगा तो हमारा जो ई फ्लक्स है वो जितना था उतना ही मिलेगा, फील्ड फ्लक्स नेट वैल्यू उसकी बनी रहेगी। तो ऐसे में ईजी नॉट मुझे जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा। बट इन केस ऑफ लोड, जब तुम लोड कनेक्ट कर देते हो तो एक आर्मेचर करंट फ्लो कर जाएगा। आइए, वो आर्मेचर करंट जब फ्लो करेगा उसकी वजह से एक आर्मेचर फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स क्या करेगा, वो फ्लक्स जो होगा वो फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट होगा यानी कि डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, उसकी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज जो फ्लक्स होगा, जितना फ्लक्स पहले था यानी कि विदाउट आर्मेचर रिएक्शन, उसके मुकाबले जो अब फ्लक्स होगा वो कम होगा। और जब फ्लक्स कम कर दोगे तो ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ईजी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है फाई के। तो जब फ्लक्स कम हो जाएगा तो ऑब्वियस चीज़ है ईजी भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए जो जनरेटेड वोल्टेज होता है एट नो लोड एंड एट लोड, उनमें डिफरेंस होता है। तो ये हो गया तुम्हारा एट नो लोड। अगर नो लोड लोगे तो ईजी नॉट लिखोगे, जो कि वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जनरेटेड वोल्टेज एट लोड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। आगे मैंने तुम्हें ये बताया कि जब तुम ईजी नॉट और ईजी और वी कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा ईजी नॉट का, क्योंकि नो लोड पे है। जब तुम ईजी लोगे तो ईजी का वोल्टेज ईजी नॉट से कम होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप, ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन कारण, मुझे क्या मिलेगा, ईजी मिलेगा। अब ईजी से जब तुम वीटी की तरफ जाओगे तो वीटी की वैल्यू और कम होगी। क्यों, क्योंकि टर्मिनल पे जब पहुंचते पहुंचते क्या होगा, एक वी ड्रॉप ड्यू टू आर ए, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है आर्मेचर का, सीरीज मशीन लोगे तो सीरीज आर सीरीज भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए वीटी और फर्दर कम मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे ये चीज़ बता दी। फिर मैंने एजम्पशंस बताए, एजम्पशंस का क्या पर्पस होता है वो बता दिया। दो एजम्पशंस मैं इस पूरे सिस्टम में लूंगा, एक है कि स्पीड कांस्टेंट रखूंगा, दूसरा जो लोड है वो क्या लूंगा, वेरिएबल लोड लूंगा, ताकि मैं अपने कर्व को ड्रॉ कर पाऊं, कि कर्व की वैल्यू को आगे पीछे शिफ्ट कर पाऊं। नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप मैंने बता दिया। तो दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, एक तो होगा रेजिस्टेंस के कारण, ये होगा रेजिस्टेंस के कारण, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर रिएक्शन के कारण। क्लियर हो गया, ये दो तरीके के वोल्टेज ड्रॉप मैंने बताए। आर्मेचर रिएक्शन से डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, उससे नेट फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो जनरेटेड वोल्टेज है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज़ बता दी। ठीक, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप थोड़ा सा इंतजार करो, जस्ट इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर डालने वाला हूं, जिसके अंदर मैं इन कर्व को, तीनों कर्व को एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।